गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और बच्चे आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंथ क्लास के मैथ्स का 9th चैप्टर, जो कि हमारा होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यानी कि जो हमारा चैप्टर है बच्चे, वो चैप्टर नंबर कौन सा है हमारे पास में? सर एनसीईआरटी की बुक से देखा जाए तो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम क्या है हमारे पास में? एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दो चीजें समझनी होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप दिए गए मीनार की ऊंचाई निकाल सकते हैं, यानी कि जो आपको डायग्राम में ये यहाँ पर दिख रहा है मीनार, क्या आप इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई निकाल सकते हैं? तो आपको लग रहा होगा कि सर ये इम्पॉसिबल, यानी कि इसकी हाइट निकालना मुश्किल है, लेकिन पर हम लोग इसकी हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, किस तरीके से निकालेंगे? तो इस अध्याय के बारे में, यानी कि इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे? यानी कि जो विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाई और उनकी दूरी निकालना सीखेंगे। बोले इतना क्लियर कि आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग वस्तुओं की ऊंचाई और उनकी दूरी निकालना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक ये टावर है, मान लीजिए ग्राउंड है, यानी कि ये जमीन है, इसके ऊपर ये टावर खड़ा हुआ है बच्चे, ये रहा। और एक दूसरा टावर खड़ा हुआ है, मान लेते हैं दूसरा टावर हमारे पास में ये रहा। अब हम लोग इनकी ऊंचाई और इनके बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर इन दोनों टावर के बीच की दूरी क्या होगी और इन दोनों टावर की ऊंचाई में क्या संबंध होगा। अगर हमें एक टावर की ऊंचाई दे रखी हो तो हम दूसरे टावर की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। बोले इतना क्लियर सभी को। इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या सीखेंगे? सर इस चैप्टर के अंदर हम ऊंचाई निकालना और दूरी निकालना सीखेंगे। जब हमें दो या दो से ज्यादा क्या दे रखे होंगे, मतलब हमें टावर दे रखे हो, पेड़ दे रखे हो। एक बार माइक ओपन करके बताइए बच्चे, इतना क्लियर सभी को आवाज आ रही है ना अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करना होगा। किस चीज का रिवीजन करना होगा कि बच्चे हमें रिकॉल यानी कि दोहराव करना होगा। आप सभी ने त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, यानी कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, जिसको हमने बोला था टी रेशोस। क्या बोला था हमने? जिसको जिसको हमने टी रेशोस बोला था। बच्चे आपने 6 टी रेशोस के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से 6 थे? सर एक तो हमारे पास में साइन थीटा था, एक हमारे पास में कोस थीटा था, और एक हमारे पास में टेन थीटा था। 3 ये थे, और 3 हमारे पास में क्या थे? गुड इवनिंग सर। बच्चे गुड इवनिंग। 10 के बाद में कोट थीटा, सेक थीटा। बच्चे माइक बंद कीजिए। कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 हम लोगों ने सीखे थे कि सर हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने सीखा था कि सर हमें ये फॉर्मूला याद करना था, या तो लाल बटे कका आप लोगों ने याद किया था। ठीक है, या तो आप लोगों ने लाल बटे कका याद किया था, या फिर आप लोगों ने याद किया था PHP इसका मतलब क्या है कि सर अगर साइन थीटा की आप लोग वैल्यू निकालोगे, बच्चे साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है? L बटा के, यानी कि लंब बटे कर्ण, जिसको आप लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बच्चे, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आती है? सर कोस थीटा की वैल्यू आती है A अपॉन के, यानी कि जिसको आप बोलते हो, यहाँ पे बी आएगा। ठीक है बच्चे, PBP आप लोगों ने याद किया होगा, PBP अपॉन HHB। तो आप लोग जानते हैं कोस थीटा कितना होता है? सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हिंदी में अगर बात करी जाए बच्चे होता है लंब बटे कर्ण, और ये क्या होता है बच्चे हमारे पास में? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा कितना होता है? सर P अपॉन बी, यानी कि ये कितना होता है सर हमारे पास में? लंब बटे आधार। इसी तरीके से कोट थीटा क्या होता है बच्चे? टेन थीटा का उल्टा होता है, ये होता है B अपॉन पी। अगर हिंदी में बात करें तो बच्चे आधार बटे लंब। हमारे पास में जो सेक थीटा होता है वो कितना होता है? फिर वो होता है H अपॉन बी। अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो बच्चे कितना होता है हमारे पास में? कर्ण बटे आधार। और बच्चे अगर हम लोग कोसेक थीटा की बात करें तो कितना होता है हमारे पास में? H अपॉन पी, यानी कि सर ये होता है कर्ण बटे लंब। ये आप सभी ने सीखा था अच्छे से। बोले इतना क्लियर सभी को? यहाँ पर लिखा भी हुआ है, बस आपको लिखकर इसे समझा दिया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एक लाल बटे काका के बारे में सीखा था हमने, और दूसरा आप लोगों ने याद किया था PBP अपॉन HHB। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक आपको ये याद रखना है। दूसरा बच्चे आपको एक चीज और याद रखनी है। आप सभी ने ये त्रिकोणमितीय टेबल, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये आप सभी ने पढ़ रखा है। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए कि सर जो tan 0 डिग्री का मान होता है वो 0 होता है, जो हमारे पास में tan 30 डिग्री का मान होता है वो 1/√3 होता है,
जो tan 45 डिग्री का मान होता है वो 1 होता है, और जो tan 60 डिग्री का मान होता है वो √3 होता है। बोलिए इतना क्लियर? ये तीन तो आप लोगों को जनरल याद ही रखने हैं, ये वाले तीन जो tan वाले। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? ठीक है, यानी कि ये तीन वैल्यूज तो आपको सब अभी के अभी हमारे साथ याद कर लेनी है बच्चे। एक तो tan 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास में, 1/√3, अच्छे से याद होनी चाहिए। एक होता है हमारे पास में tan 45 डिग्री, कितना होता है सर, ये मान 1 होता है। और एक होता है हमारे पास में tan 60 डिग्री, और ये कितना होता है हमारे पास में, √3 होता है। कम से कम ये वैल्यूज तो आप लोगों को सभी को अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9 हमारा अब स्टार्ट होगा। अभी तक तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का दोहराव किया है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की चीजें इसके अंदर इस्तेमाल होंगी। देखिए इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को एक चीज याद रखनी है बच्चे, इसके अंदर क्या याद रखना है कि एक हमारा ग्राउंड होगा, यानी कि सर एक हमारी क्षैतिज रेखा होगी। क्षैतिज रेखा ग्राउंड का मतलब क्या है कि सर ग्राउंड का मतलब ऐसे मान के चलिए जैसे कि हम लोग ग्राउंड पर रहते हैं, यानी कि हमारा अगर घर बन रहा होगा कहीं पर भी तो बच्चे वो माना जाएगा कि वो इस ग्राउंड के साथ में बना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए हमारा घर बना हुआ है, ये इस ग्राउंड के साथ में बना हुआ है। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो वो उसकी ऊंचाई भी इस ग्राउंड से नापी जाएगी। अगर कहीं पोल लगा हुआ है यानी कि खंबे लगे हुए हैं बच्चे, वो भी इसी ग्राउंड से नापे जाएंगे। पहले ये बताइए इतना क्लियर? यानी कि एक हमारे पास में ग्राउंड होगा, ग्राउंड सभी को क्लियर इसके अंदर, यानी कि जहां से हम सभी चीजों की लंबाइयों को नापेंगे, चाहे वो हमारा क्या रहा हो, चाहे वो हमारा पेड़ रहा हो, चाहे वो हमारे खंबे या पोल रहे हो, और चाहे वो हमारे घर रहे हो, या फिर कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है, तो इन सब की ऊंचाइयां हम लोग कहाँ से नापेंगे? तो इन सब की ऊंचाइयां हम लोग नापेंगे ग्राउंड से। ठीक है, चलिए एक ये चीज सभी को क्लियर होगी होगी कि सर इसके अंदर ग्राउंड का बहुत ज्यादा अहम रोल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए बच्चे, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिए, आप अगर पूछा गया था आपसे बच्चे दृष्टि रेखा क्या होती है हमारे पास में, सबको इतना याद रखना है दृष्टि रेखा क्या होती है, ध्यान से देखना। दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट, यानी कि इस चित्र में छात्र की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी कि ये हमारे पास में कोई भी एक स्टूडेंट है, छात्र, ये क्या कर रहा है, ये मीनार को देख रहा है। कहां पर देख रहा है बच्चे? मीनार, मीनार के एकदम शीर्ष पर। ठीक है, एकदम शिखर पर देख रहा है, एकदम शिखर यानी कि एकदम ऊपर देख रहा है, चोटी पर। बच्चे यहाँ पर इसकी आंखों को, और जब आप इसकी चोटी को एक सीधी रेखा से जोड़ देंगे, ये क्या कहलाएगी आपके पास में? ये आपके पास में कहलाएगी दृष्टि रेखा, यानी कि लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ठीक है, एक हमारे पास में होगी क्षैतिज रेखा, एक क्या होगी हमारे पास में? क्षैतिज रेखा। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो हमारे पास में कोण बनेगा, इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप सभी को याद रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बच्चे इसको हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलिए इतना क्लियर सभी को, क्या कहेंगे इसको? उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। अब क्या कोई बच्चा बता सकता है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण क्या होता है? बताइए जल्दी से, तो बच्चा माइक ओपन करके बताएगा, जल्दी से बताइए। बोलिए बच्चे उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण सर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बना हुआ कोण होता है, जब हम लोग नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं। क्या चीज हमें याद रखनी है कि सर ये हमारे पास में ग्राउंड है, ये रहा, इस ग्राउंड पर हमारे पास में एक पोल है यानी कि एक खंबा है, ये रहा। इस ग्राउंड पर ही सर हमारे पास में एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी से, इस पॉइंट पी से आप कहेंगे सर इस पेड़ या फिर इस खंबे के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्या कहलाएगा बच्चे? हमारे पास में ये रहा, थीटा कहलाएगा। बोलिए इतना क्लियर? यानी कि जब नीचे से ऊपर की तरफ कोण बनता है वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, एक और कोण होता है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जब आप ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ देखते हैं, जब आप ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ देखते हैं तो बच्चे एक तो आपकी क्या बन जाएगी? एक तो आपकी दृष्टि रेखा बन जाएगी, एक तो ये रही दृष्टि रेखा, एक बन जाएगी आपकी क्या? क्षैतिज रेखा। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका अवनमन कोण कहलाएगा, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अब आपको इसके अंदर याद क्या रखना है? इसके अंदर याद ये रखना है ये हमारे पास में ग्राउंड है। ठीक है, ये क्या हमारे पास में ग्राउंड है बच्चे। यहाँ पर एक पोल खड़ा हुआ है, ये रहा पोल, और आपने क्या करा? इस पोल के ऊपर जाकर के आपने ग्राउंड पर रखे हुए एक पॉइंट पी को देखा। कहां से देखा? आपने यहां से देखा। आप पोल के ऊपर गए और यहां से आपने नीचे की तरफ देखा।
जब आपने नीचे की तरफ देखा तो कोण इस तरीके से बनेगा, नीचे की तरफ। बच्चे इसके अंदर छेदित रेखा कहाँ होगी? छेदित रेखा होगी आपकी यहाँ पर, बिल्कुल सामने। बच्चे छेदित रेखा है और ये आपकी क्या है? दृष्टि रेखा। बच्चे इतना क्लियर है ना सभी को, कौन सी हमारी छेदित रेखा बनेगी और कौन सी दृष्टि रेखा बनेगी? ये जो नीले कलर की यस रेखा सर। भी हमने बनाई है, ये छेदित रेखा कहलाएगी, और ये जो काले कलर की रेखा हमारी क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा कहलाएगी। और इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो बच्चे कौन सा कोण बनेगा? अवनवन कोण बनेगा। बोले ये जो एंगल बनेगा कोण, ये कौन सा बनेगा? अवनवन कोण बनेगा। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। इस चीज में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चा प्लीज अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए, अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है तो। ठीक है, अब आपने दो टाइप के कोण पढ़े हैं। सर एक कोण तो ऐसा बन रहा है कि सर ये ग्राउंड है, ठीक है, और इस ग्राउंड के ऊपर मान लेते हैं हमने इस ग्राउंड के ऊपर सर एक पॉइंट लिया है ए। एक पॉइंट के लिए बच्चे हमने इस ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट लिया है ए, और एक हमारे पास में टावर है, ये रहा। आप नीचे से, आप इस पॉइंट से आप इस टावर के शिखर को देख रहे हैं, यानी कि आपने नीचे से ऊपर की तरफ देखा, तो बच्चे ये हमारी क्षैतिज रेखा, ये हमारे पास में दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ, वो क्या कहलाएगा हमारे पास में? वो कहलाएगा उन्नयन कोण। अब बोले ठीक है बच्चे, उन्नयन कोण याद रखना। बच्चे जब नीचे से ऊपर की तरफ बनता है तो कौन सा कोण कहलाता है? वो कहलाता है उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऐसा होता कि बच्चे ये हमारे पास में एक टावर है और ये हमारे पास में एक पॉइंट है, बच्चे हमने पॉइंट कहाँ ले लिया सर? ये रहा पॉइंट हमारे पास में, पॉइंट ये रहा पी। अब आप कहाँ से देख रहे हैं? अब आप टावर के ऊपर से देख रहे हैं। अब आप कहाँ से देख रहे हैं? अब आप टावर के ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं इस पॉइंट को। अब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, बच्चे इसमें आपको क्षैतिज रेखा खुद बनानी पड़ेगी कि सर ये रही क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा और जो हमारे पास में क्या होगी बच्चे? क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा के बाद में जो दृष्टि रेखा है, ये दोनों, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा हमारा? जल्दी से बताइए क्या कहलाएगा ये वाला कोण हमारा? ये वाला कोण कहलाएगा हमारे पास में अवनवन कोण। बोलिए अवनमन क्या कोण। कहलाएगा? अवनवन कोण। ठीक है, अब आपको एक चीज यहाँ पर स्टार मार्क कर लेनी है अपनी कॉपी के अंदर। क्या मार्क कर लेना है? सर अवनवन कोण ऊपर बनता है, लेकिन पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें इस कोण को नीचे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आप बताइए? अगर ये लाइन L1 है, ठीक है बच्चे, और ये लाइन हमारे पास में कौन सी है? ये लाइन हमारे पास में L2 है, और आपने कहा ये दोनों लाइन आपस में क्या है? समांतर है, पैरेलल है। बोले समांतर लाइन जानते हैं ना, ये दोनों लाइन आपस में समांतर यानी कि पैरेलल है। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि एक तिर्यक रेखा काटती है तो हमारे पास में 8 कोण बनते हैं। इन 8 कोण में से आप कहोगे सर अगर ये कोण ए है, बच्चे ये वाला कोण भी कितना होगा? ए होगा। बोले इतना क्लियर सभी को? ये दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। एक एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अगर ये कोण बी है तो बच्चे कोण भी बी होगा, क्योंकि दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, अब आप लोग ये देखिए, आपने कहा सर ये भी हमारे पास में एक लाइन है क्षैतिज रेखा, सर ये भी एक लाइन है क्षैतिज रेखा, और ये दोनों क्षैतिज रेखा एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, और जब इन दोनों समांतर रेखाओं को आप आगे बढ़ाकर देखेंगे, आगे बढ़ाकर कैसे? जब आप इनको ऐसे बढ़ाकर देखोगे कि सर देखिए इसको अगर हमने ऐसे करके देखा, ये दोनों समांतर रेखा है हमारे पास में। ठीक है बच्चे, दोनों क्षैतिज रेखाएं क्या है? एक दूसरे के समांतर है। अगर हमने इसको ऐसे आगे बढ़ाकर देखा और काली वाली लाइन को, यानी कि जो हमारी दृष्टि रेखा है बच्चे, हमने इसको भी आगे इस तरीके से बढ़ा लिया, तो आपको एक चीज मिलेगी इसके अंदर। क्या चीज मिलेगी बच्चे? आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ने काट रखा है, तो आप कहोगे सर एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, यानी कि ये वाला कोण जो होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर वो वाला कोण क्या होगा? इस वाले कोण के बराबर होगा, यानी कि अगर वो थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो बच्चे ये भी हमारे पास में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री होगी। बोले इतना क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त हमें हमेशा अवनमन कोण को नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, ये मानते हुए कि दोनों क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, तो एकांतर अंतःकोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब देखिए आपके पास में एक चीज समझाई गई है। क्या समझाई गया है? उन्नयन कोण कौन सा होता है आपको याद रखना है। सर उन्नयन कोण की अगर आप बात कर रहे हो, क्या कर रहे, क्या देखना है आपको? आपको सिर्फ ये देखना है कि सर अगर आप उन्नयन कोण की बात कर रहे हो, उन्नयन कोण को हम लोग बोलते हैं, ये भी आप याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कोण को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कोण कब बनता है? सर जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है, यानी कि जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? जल्दी से बताइए।
सर ये रहा हमारा ग्राउंड, सर इस ग्राउंड के ऊपर हमारे पास में ये रहा पॉइंट पी, और सर हमारे पास में इस ग्राउंड के ऊपर ये रहा एक टावर है। अगर आपने इस पॉइंट पी से टावर के शिखर को देखा तो आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, अपना सर आपको ऊपर उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में दूसरा एंगल क्या होता है, तो दूसरा एंगल होता है हमारे पास में अवनवन कोण। कौन सा होता है, अवनवन कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चे, जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर को नीचे की तरफ झुकाना पड़ता है, जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर को नीचे की तरफ झुकाना पड़ता है तो हमारा अवनवन कोण बनता है। कैसे, सर ये रहा हमारे पास में एक ग्राउंड, और इस ग्राउंड के ऊपर हमारे पास में ये रहा एक पॉइंट यानी कि एक टावर है, और सर हमारे पास में एक पॉइंट है। इस बार आप क्या कर रहे हो बच्चे, आप टावर के ऊपर से यहां से आप नीचे रखे हुए पॉइंट को देख रहे हैं, तो आपको अपना सर नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा, और आपका जो यहाँ पर कोण बनेगा बच्चे, वो जो कोण बनेगा आपका, कौन सा कोण, अवनवन कोण, वो ऊपर की तरफ बनता है सर यहाँ पर। लेकिन पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये मानना पड़ेगा कि सर अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारे पास में, थीटा होगा। यहाँ तक बताइए कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट है तो आप अपना लोग अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, नहीं पूछना, आगे चलें। ठीक है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे आप लोगों से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोल के अंदर, छोटे छोटे से, बस ये देखने के लिए आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी कि अगर उस स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आपको चीजें देखने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, तो आप लोग जानते हैं सर अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखने के लिए हमें सर ऊपर की तरफ उठाना पड़ रहा है तो वो उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। अगर चीजों को देखने के लिए हमें अपना सर नीचे की तरफ झुकाना पड़ रहा है, बच्चों को क्या कहलाता है, अवनवन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। इतना याद हो गया सभी को? दो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लें। चलिए तो बच्चे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब जब पोल क्वेश्चन पूछा जाता है, जब जब चैट सेक्शन क्या कर दिया जाता है बच्चे, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसके अंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हम पढ़ के बता देते हैं। सीमा अपने घर की छत से, सीमा अपने घर की छत से, आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीमा कहाँ है, अपने घर की छत से। ठीक है, ये चीज नोट करना, छत से नीचे एक बड़े पत्थर को देख रही थी। इस कथन के अनुसार दृष्टि रेखा और पत्थर के बीच कौन सा कोण बन रहा है। यानी कि आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि अगर आप छत से नीचे की तरफ देख रहे हो तो बताइए कौन सा एंगल बनेगा, उन्नयन कोण, अवनवन कोण, बाकी दृष्टि कोण तो शायद कोई सा एंगल होता ही नहीं है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं और अभी 30 में से कितने बच्चों का आंसर आया है बच्चे, 30 में से 9 बच्चों का आंसर आ गया है अभी, और 9 के 9 बच्चों का सही है। 12 बच्चों का आगे जिनमें से 11 बच्चों का सही है, 12 बच्चों का आगे जिनमें से 11 बच्चों का सही है। चलिए अभी तो हमारे पास में बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, 30 बच्चे में से अभी तो 15 बच्चों का भी आंसर नहीं आया है। देखिए आप लोग प्लीज आंसर जरूर करना, ये मत सोचना कि गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, और आपको ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए 15 बच्चों में से 12 बच्चों का सही है, अभी तक सिर्फ 30 में से 15 बच्चों का आंसर आया है। अभी तो 15 बच्चों को ये भी नहीं पता कि वो कर रहेंगे नहीं करेंगे क्या करेंगे। चलिए अब आप लोगों के सामने हम टाइमर लगा देते हैं। देखिए जब जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जब जब आप लोगों के लिए टाइमर लगा दिया जाया करेगा, और इस क्वेश्चन के लिए अभी हम टाइमर लगा दे रहे हैं क्योंकि इतना सारा टाइम आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, तो अभी हम टाइमर लगा दे रहे हैं 20 सेकंड का सिर्फ। ठीक है बच्चे, 20 सेकंड का टाइमर आप लोगों के लिए लगा दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइमर को, सॉल्व कीजिए 20 सेकंड के अंदर और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी 20 बच्चों का आंसर आ गया है और 20 में से 15 बच्चों को सही है। क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं, यानी कि अभी 10 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बच्चे आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है। 21 बच्चों का आंसर आया है 30 में से। आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, चैट सेक्शन में सिर्फ वही बच्चे आंसर करना जिन्होंने पोल में नहीं करा है। अगर आपने पोल में कर दिया है तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप चैट सेक्शन के अंदर आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, और चैट सेक्शन में आंसर करने के लिए आप लोगों को बच्चे 10 सेकंड दी जाती है
कि 10 सेकंड के अंदर अंदर, चलो 15 सेकंड दे देते हैं कि 15 सेकंड के अंदर अंदर सभी बच्चे चैट में आंसर कर दें। सिर्फ वही बच्चे जिनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया है। चलिए लास्ट 5 सेकंड। ठीक है, तो बच्चे अब हम आपको बता देते हैं रिजल्ट क्या है। देखिए चलिए देखिए बच्चे, पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। पोल का रिजल्ट है 4-16-1-0, 4-16-1-0, 4-16-1-0। और चैट सेक्शन के अंदर एक बच्चे का आया है किस नाम से, विक्रम सिंह के नाम से, बी ऑप्शन। एक बच्चे का चैट सेक्शन से बी ऑप्शन और ले लेते हैं। देखिए कितना आसान है बच्चे, छत से नीचे की तरफ, मान लीजिए ग्राउंड है, अब इस ग्राउंड पर आप लोग मान लीजिए नीचे की तरफ एक पत्थर रखा हुआ है, ये रहा। अब जो हमारे पास में सीमा है वो घर की छत से, मान लीजिए इनका घर है और वो अपने घर की छत से, और ये इनका घर है और ये इनके घर की छत है, और वो बच्ची अपने घर की छत से नीचे पत्थर को देख रही है। बच्चे अगर छत से देख रही है नीचे की तरफ तो आप खुद बताइए सर वो यहाँ होगी छत पर, और जब वो छत से नीचे की तरफ देखेगी तो उसको अपना सर झुकाना पड़ेगा, और जब सर झुकाना पड़ेगा तो इस केस में क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि आपका अवनमन कोण बनेगा। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले इतना क्लियर सभी को। चलिए बच्चे अगर इतना क्लियर है सभी को तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों के लिए पहले तो चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले तो आप लोगों के लिए चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, और क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। और बच्चे अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और उसके बाद टाइमर लगा देंगे। देखिए रमेश के बारे में बताया गया है कि रमेश मैदान पर खड़े होकर एक टावर के शीर्ष को देख रहा है। ठीक है, यानी कि रमेश इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड लुकिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, यानी कि वो टावर के टॉप को देख रहा है। इस कथन के अनुसार रमेश की दृष्टि रेखा और टावर के शीर्ष के बीच कौन सा कोण बन रहा है। आपसे कोण पूछा जा रहा है और आपका स्टार्ट कर दिया जाता है। अब टाइमर स्टार्ट कर दिया जाता है बच्चे, और टाइमर लगा देते हैं हम कितने सेकंड का, 1 सेकंड रुकिए, 30 सेकंड नहीं 40 सेकंड काफी होंगे। चलिए इसके लिए 50 सेकंड हम लोग लगा दे, 55 सेकंड लगा देते हैं। चलो 55 सेकंड है आपके पास में क्वेश्चन का आंसर करने के। बच्चे पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्लास के अंदर 29 बच्चे, 29 में से 11 बच्चों का आंसर आ चुका है, 12 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 40 सेकंड, लास्ट 40 सेकंड। चलिए अब आप लोगों के पास में बचे हैं लास्ट 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड। चलिए लास्ट आप लोगों के पास में बच रहे हैं अभी 20 सेकंड, लास्ट 20 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। चलिए लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। और अब हो गया आप लोगों का टाइम। अब कितना टाइम सफिशिएंट था, 18 बच्चों का आंसर आ गया है, 18 बच्चों का आंसर आ गया है, और 19 बच्चों का आंसर आ गया बच्चे, 19 के 19 बच्चों का सही है। अभी हमने आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, और चैट सेक्शन में सिर्फ वही बच्चे आंसर करना, चैट सेक्शन के अंदर सिर्फ वही बच्चे आंसर करना जिन्होंने पोल के अंदर आंसर नहीं किया। बच्चे आप लोगों को 10 सेकंड मिलेंगे, आप लोगों के लिए 10 सेकंड मिलेंगे। ये रहे आपके 10 सेकंड, टाइमर के स्टार्ट कर देते हैं 10 सेकंड। चलिए तो विवेक का और विक्रम का आंसर आ गया है, बाकी 2 सेकंड 1 सेकंड। चलिए टाइम अप हो गया है। अब देखिए चैट, पहले आपको पोल का बता देते हैं बच्चे। पोल का जो रिजल्ट है, पोल का रिजल्ट है 19 बच्चों का ए ऑप्शन, 19 बच्चों का ए ऑप्शन। पोल के अंदर 2 बच्चों का ए ऑप्शन आया है, यानी कि इतना आप सबको क्लियर हो गया है कि सर जो रमेश है वो कहाँ पर है, वो ग्राउंड पर है। तो आपने कहा सर ये रहा हमारे पास में ग्राउंड, और रमेश यहाँ पर है, रमेश यहाँ पर है। बच्चे एक हमारे पास में क्या है, एक टावर है, ये रहा, और रमेश नीचे खड़े होकर के क्या कर रहा है, टावर के शीर्ष को देख रहा है। और जब वो टावर के शीर्ष को देखेगा तो सर उसको अपना सर ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा,
और जब वो अपना सर ऊपर की तरफ उठाएगा तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण कैसा कहलाएगा आपका? तो ये कोण कहलाएगा हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण, क्योंकि आपको अपना सर उठाना पड़ रहा है टावर के शीर्ष को देखने के लिए। क्लियर सभी को? चलिए तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अभी हम लोग सीखेंगे, देखिए अभी हम लोग सीखेंगे, एक सेकेंड से, देखिए अभी हम लोग सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन, यानी कि अब हम लोग सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशनलाइजेशन, यानी कि हम लोग सीखेंगे परमीयकरण की आधारभूत अवधारणाएं। देखिए आप लोगों ने अक्सर एक चीज देखी होगी, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि 2x बराबर 8 है, तो क्या आप x की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी? जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर। अगर आप लोगों से पूछा 2x की वैल्यू अगर 8 है तो क्या आप लोग x की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी? आप लोगों को ये वैल्यू बतानी है चैट सेक्शन के अंदर। आपने कहा ठीक है सर x की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि हम लोग ये चीज जानते हैं अच्छे से, सर x का मान निकालना है तो x ये रहेगा, और x बराबर कितना हो जाएगा सर 8, यहाँ दो गुणा में है, बच्चे जरा के भाग कर देगा, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 4 आ गई। ठीक है सर, ये x की वैल्यू आ गई। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, बच्चे लिखा है 3y बराबर 8, क्या आप y की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी? क्या आप y की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी? जल्दी से बताइए चैट सेक्शन के अंदर, बोलिए बच्चे क्या आप y की वैल्यू बता सकते हैं? ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आने लगा कि हाँ सर y की वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ से आप लोग कहोगे सर जो यहाँ से y अगर हम लोग निकालेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 8। सर 3 गुणा में है तो इधर आके 3 भाग कर देगा, और आपने कहा सर y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 8/3, और ये हमारा आंसर एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास में ये रहा। अगर आप लोगों से पूछा जाए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, ये क्वेश्चन आप लोगों के पास में है कि √3x बराबर 7, क्या आप x की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी? क्या आप x की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी? √3x बराबर 7, तो क्या आप लोग x की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी? ट्राई कर सकते हैं आप लोग। आप कहेंगे सर ट्राई करने की बात ही क्या है, सर x ये रहा और जो x का मान होगा वो होगा 7, बच्चे गुणा में √3 है तो इधर आके भाग कर देगा √3, और आंसर आ गया सर x की वैल्यू हमारे पास में 7/√3। लेकिन सर क्लास 9th में आप लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था क्लास 9th के अंदर, कि सर जब भी रूट वाले नंबर नीचे आ जाए तो सर हमको इसका प्रमेयकरण कर देना होता है, हर का प्रमेयकरण, क्योंकि सर ये नंबर हर में लिखा हुआ है, ऊपर वाला तो अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अगर हर में रूट में आ जाता है तो आप उसी नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, और बच्चे आंसर कितना आ जाता है? 7 की गुणा √3 में करोगे तो आ जाएगा 7√3, नीचे √3 की गुणा √3 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। आपका आंसर आ जाएगा कितना? सर आपको लिखना होगा कि जो 7/√3 है उसको हम लोग लिखेंगे 7√3/3, यानी कि जो नीचे हर के अंदर रूट था वो आपने हर में से हटा दिया और आपने आंसर अब बताया। इसी को बोलते हैं हर का प्रमेयकरण करना। क्या बोलते हैं इसको? हर का प्रमेयकरण करना। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? आपने 9th क्लास के अंदर ये सीखा होगा कि सर अगर कहीं पर लिखा है हमारे पास में 7/√2, बच्चे ये आंसर आप लोग कहेंगे कि सर नीचे जो हर है, हर के अंदर रूट में नंबर नहीं होते। आपने कहा सर ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? सर 7 की गुणा √2 में करेंगे तो 7√2, और √2 की गुणा √2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। आंसर आ जाएगा हमारे पास में 7√2/2। बोले क्लियर सभी को? क्लियर? ठीक है बच्चे, यही चीज हमारे पास में क्या कहलाती है? इसी चीज को बोलते हैं हम हर का प्रमेयकरण करना। अब आपके पास में एग्जाम्पल है, तो बच्चे लिखा हुआ है 8/√2। आपसे कहा गया है कि आप इसका प्रमेयकरण कीजिए, मतलब प्रमेयकरण करने के लिए क्या करोगे? सर नीचे √2 है तो आपने ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दिया, आंसर आ गया आपके पास में कितना? सर 8 की गुणा √2 में करेंगे तो सर 8√2, और √2 की गुणा √2 में करेंगे तो सर कितना आ जाएगा हमारे पास में? 2 आ जाएगा। 2 से काटा 8 को 4 बार में, तो आंसर कितना आ गया? 4√2 आ गया। बोले इतना क्लियर सभी को? कोई डाउट? आप लोग अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के नोट लिखना। क्या नोट लिखना है सभी को? सभी को नोट ये लिखना है बच्चे, अगर हम लोग √a की गुणा √a में करते हैं तो आंसर कितना आता है हमारे पास में? a। एग्जाम्पल के लिए लिख लेना कि सर √2 की गुणा √2 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। सर √3 की गुणा
√3 में करेंगे आंसर आ जाएगा 3। और सर √6 की गुणा अगर हम लोग √6 में करेंगे तो सर आंसर आ जाएगा 6। अब आपको ऐसे तो याद रखना ही रखना है बच्चे, इसको आपको ऐसे भी याद रखना है कि आप 6 को लिख सकते हैं √6 गुणा √6। बच्चे आप 2 को लिख सकते हैं √2 गुणा √2। आप 5 को लिख सकते हैं कितना, √5 गुणा √5। आपको दोनों तरीके से याद रखना है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। अब आप लोगों के पास में एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा। आप सभी को इसका आंसर बताना है कि बच्चे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 120 बटे √3 को तो आंसर कितना आएगा? बताइए जरा इसका आंसर कितना आएगा सॉल्व करके। बताइए सॉल्व करके इसका आंसर कितना आएगा बच्चे? आप सभी को बताना है कि इसका आंसर सॉल्व करके कितना आएगा। जिया का आंसर आ गया और ठीक भी है। ठीक है, हेमंत का आंसर आ गया है। 2 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 3 4 अब बच्चों का आंसर आने लगा है, यानी कि अब सभी को समझ में आ गया है कि सर करना क्या है। करना तो बहुत आसान से काम है कि सर √3 से हमें ऊपर नीचे सिर्फ गुणा करना है। क्या करना है सर? √3 से ऊपर नीचे सिर्फ गुणा करना है। और जब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो सर ये आ जाएगा 120 गुणा √3, यानी कि सर 120 √3। और √3 की गुणा √3 में करेंगे तो आपको समझाया गया कि सर 3 आ जाएगा। 3 से काटा 120 को तो 40 आ गया, यानी कि आंसर आ गया 40 √3। और ये हमारा आंसर। बोले इतना क्लियर सभी को? ये हमारा आंसर है 40 √3। बच्चे 40 नहीं आएगा, आंसर 40 √3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, अब इसमें टाइप बदल जाएगा। टाइप कैसे बदलेगा? मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कैसे पूछा जाए? आपसे कहा जाए कि आप बताइए 120 बटे √3 -1। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि सर देखिए ऊपर नीचे गुणा तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अगर लिखा होता है 120 बटे √3, तो सर जो चीज नीचे होती है उसी की गुणा हम लोग ऊपर नीचे कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो भी चीज हमारे पास में नीचे होती है उसी चीज की गुणा हम लोग ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है सर, यानी कि सर जो चीज नीचे होती है, नीचे क्या है सर हमारे पास में, ये रहा √3 -1, इसी की गुणा हम लोग ऊपर नीचे कर देंगे। यानी कि हमने लिखा √3 और 1, हमने लिखा √3 और 1। अब आपको याद ये रखना है बच्चे, अगर नीचे माइनस का निशान है बच्चे आपको ऊपर और नीचे प्लस का निशान लगाना है, यानी कि साइन अपोजिट कर देना है। अगर कहीं लिखा होता 120 बटे √3 +1, आप ऊपर नीचे गुणा करते कितने से सर? √3 -1 और √3 -1, क्योंकि प्लस का था तो आपने इसको चेंज कर दिया किसमें बच्चे, यानी कि आपने इस साइन को प्लस को चेंज कर दिया किसमें? माइनस में। अगर माइनस में है बच्चे आपने उसको चेंज कर दिया किसके अंदर? प्लस के अंदर। बस आपको ये याद रखना। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे सर? सॉल्व इस तरीके से करेंगे, देखिए लिखा है 120 बटे √3 -1, गुणा करना है हमें √3 +1 √3 +1। अब आप लोगों ने एक चीज सीख रखी है, क्या चीज सीख रखी है कि सर अगर हम लोग a + b की गुणा a - b में करेंगे तो बच्चे माइक ओपन करके बताइए क्या होता है इसका फॉर्मूला। कि अगर आप a + b की गुणा a - b में करते हैं तो क्या आता है, जल्दी से बताइए क्या आता है? A² -B²। A² वेरी गुड। -B²। अगर हम लोग a + b की गुणा अगर हम लोग a - b में करें तो सर आंसर आता है a² - b²। अब जरूरी नहीं कि सर पहले प्लस वाला लिखा हो, अगर ऐसे लिखा हो a - b की गुणा आपको a + b में करनी है तो बच्चे आंसर कितना आता है? a² - b²। अब a में याद नहीं रखना, अब ऐसा कुछ भी लिखा हो, मान लीजिए लिखा है 7 + 5 और 7 - 5, बच्चे आंसर कितना आएगा सर? 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, क्योंकि a के स्थान पर 7 है और b के स्थान पर 5 है, तो a² - b²। बोले इतना क्लियर सभी को? क्लियर? अब आपको ये ऐसे तो याद रखना ही रखना है बच्चे, आपको ऐसे भी याद रखना है कि अगर कहीं लिखा है हमारे पास में x² - y², बच्चे इसका मतलब है कि आप x + y की गुणा कर रहे हैं x - y।
अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बच्चे इसका मतलब ये है कि आप एक्स माइनस वाई की गुणा कर रहे हैं एक्स प्लस वाई में। बस हम ये कहना चाह रहे हैं बच्चे, आप प्लस वाली चीज को पहले लिखो, माइनस वाली चीज को बाद में लिखो। बच्चे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले प्लस वाली चीज को लिखा है और बाद में आपने माइनस वाली चीज को लिखा है। बस इतना याद रखना है कि सर एक प्लस में होता है एक माइनस में, और दोनों की मल्टीप्लाई रखी होती है। जैसे कि सर आप इसको लिख लीजिए चाहे 3 into 4 और चाहे आप इसे लिख लीजिए 4 into 3, बात तो एक है कि सर आएगा तो 12 ही। ठीक है, आएगा तो 12 ही। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पीछे वाले पेज पर कि हमने ये क्या करना है। सर देखिए, इसको गुणा करेंगे तो ऊपर की गुणा होगी, यानी कि सर 120 की गुणा तो यहाँ होगी, यानी कि सर 120 की गुणा तो कहाँ होगी, √3 + 1 में होगी। नीचे कितना होगा सर, नीचे होगा a माइनस बी और a प्लस बी। आप लोगों ने अभी सीखा था कि सर a माइनस बी की गुणा a प्लस बी में करें तो आएगा a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। किसी बच्चे को यहाँ कोई डाउट? नो बोलिए। सर। नहीं, देखिए बच्चे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ऊपर तो आ जाएगा 120 और ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा √3 + 1, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चे √3 का स्क्वायर। बच्चे √3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास में सर √3 गुणा √3, और आप जानते हैं कि √1 की गुणा √a में करोगे तो a आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे 1 गुणा 1, और ये कितना हो गया 1। और बच्चे 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, यानी कि 3 में से अगर 1 गया तो 2, और बच्चे 2 से हमने इसको काट दिया 120 को तो कितना आ गया 60, यानी कि आंसर आ गया 60, ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर सभी को? सर एक बार फिर से समझाना इधर से। बच्चे कहाँ से बताइए एक बार, बता दो कहाँ से नहीं समझ में आया, वहीं से बता देंगे। ये बताओ पहले, अगर हम नंबर डालना शुरू करें बच्चे यहाँ से यहाँ एक नंबर, इतना क्लियर था आपको? ये बताइए, यस सर। यहाँ से यहाँ 2 नंबर, क्या इतना आपको क्लियर था? नहीं, चलो यहीं से बता देते हैं। देखिए अब आपको कुछ नहीं करना बच्चे, अब आपको ये करना है। देखिए आप ये जानते हैं अगर कहीं लिखा है एक्स और उसकी गुणा हो रही है वाई प्लस जेड में, तो सर इसका मतलब है एक्स की गुणा वाई में भी होगा और एक्स की गुणा जेड में भी होगा। बच्चे यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि 120 की गुणा हो रही है किसके अंदर बच्चे, 120 की गुणा हो रही है √3 + 1 में। इसको तो ऐसे रहने दो क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है। बच्चे नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है हमारे पास √3 का स्क्वायर। अब आप बताइए √3 का स्क्वायर कितना होता है सर, ये रहा √3 का स्क्वायर। √3 के स्क्वायर का मतलब है, आप लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चे, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि एक्स की गुणा एक्स में करना। तो बच्चे √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 की गुणा √3 में करना। और अभी आपको पीछे वाले पेज पे बताया था कि अगर आप √a की गुणा √a में करोगे तो a आएगा, यानी कि √3 की गुणा √3 में करोगे तो 3 आएगा। सर देखिए इसको जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा हमने 3 माइनस, बच्चे 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 गुणा 1, और ये कितना आ गया 1, और बच्चे 3 में से 1 जाएगा तो हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं 120। ये गुणा हो रहा है √3 + 1 के साथ में, और बच्चे 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। अब आप हमें बताइए 2 से इसको तो काट नहीं सकते क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया 60, और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। अब क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चे, अब आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया है। क्या क्वेश्चन आ गया है? ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3। आपको प्रमेयकरण करना है 50/√3 + 1 से। आप लोग जानते हैं सर जो भी नीचे संख्या होती है गुणा उतने से ही करना होता है, यानी कि हमें √3 और 1 से ही गुणा करना होगा। और आपने ये अच्छे से बता दिया है हमें, क्या बता दिया है कि सर अगर नीचे प्लस का साइन है तो बच्चे यहाँ पर माइनस का साइन है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस सर। अब आपको गुणा करना बाकी रह गया है। बच्चे ऊपर तो ऐसे ही गुणा कर लोगे, यानी कि सर 50 की गुणा हम लोग कर लेंगे किसमें √3 - 1 में। नीचे कितना आएगा कि सर a + b, और सर इसकी गुणा होगी a - b में। बच्चे कितना आएगा a², यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस b², यानी कि 1 का स्क्वायर। बच्चे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया बच्चे, ये हमारे पास में आ गया 50 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 बटे
सर √3 का स्क्वायर कितना आएगा? सर आपने बताया था √3 का स्क्वायर 3 होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा? सर 1 होगा। और ये कितना आ जाएगा सर? 50। ब्रैकेट के अंदर √3 - 1, और 3 में से 1 गया 2। बच्चे 2 से काटोगे 50 को, तो कितना आ गया हमारे पास है? 25। यानी कि आंसर आ गया 25। और ये कितना आ गया बच्चे? √3 - 1। बोले इतना क्लियर सभी को? यस बोले सर। बच्चे? ठीक है। अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, एक एग्जांपल आप लोग ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से, ये रहा। चलिए ट्राई कीजिए, और कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाना जब आप लोगों का हो जाएगा। कैमरा ऑन करके आप सभी को नोटबुक दिखानी है कि नोटबुक पे सॉल्व कीजिए, और जब सॉल्व हो जाए तो कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखा। क्लियर सभी को? चलिए बच्चे हम यहीं पर हैं, बस आप लोग सॉल्व कीजिए। जैसे सॉल्व हो जाए तो बताना कि हाँ सर मेरा सॉल्व हो गया। वैसे हम आपसे बोल देंगे कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक दिखाइए। उसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि त्रिकोणमिति की अनुप्रयोग के, कैसे हम लोगों को इसको इस्तेमाल करें। वो किसी बच्चे का ये बताइए। सर हाँ बच्चे हो गया आपका? ठीक है, 1 सेकंड रुकना, ऐसे ही रहने दीजिए। क्योंकि छोटी स्क्रीन है तो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बच्चे रुक जाइए, एक बार हम इनका देख रहे हैं पहले। ठीक है सर, √5 - 2, √5 + 2, √5 + 2। सर ये तो हो गया हमारे पास √5 + 2, √5 + 2, √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। सर 5 - 4 1 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास में? 5 + 4। ठीक है बच्चे आपका। ठीक है। जिया चोपड़ा के नाम से बच्चे का, ठीक है। महिपाल यादव के नाम से बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। महिपाल यादव के नाम से हमने देखा नहीं है, बोल रहे थे ना हम कि एक एक करके देख पाएंगे बच्चे। सॉरी बच्चे, साफ नहीं दिख पा रहा है। आपने पहले थोड़ा सही से रखी थी नोटबुक। ठीक है बच्चे, आप थोड़े सा चेक करना अपना, आपकी थोड़ी सी गलती है। ठीक है। चलिए अब से बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप लोगों को हम बता देते हैं। महिपाल यादव के नाम से बच्चे अपना चेक करना, गलती है। देखिए आप लोगों को करना कुछ नहीं है। सर देखिए लिखा हुआ है √5 + 2, नीचे लिखा हुआ है √5 - 2। आप कहोगे सर नीचे वाले नंबर से हमें, मतलब ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं। नीचे वाला कितना है सर? √5 और 2। और सर कितना है? √5 2। सर नीचे माइनस का निशान है, तो हमने प्लस लगा देना है बाद के बाद। सर इसकी गुणा इसमें करेंगे। ओहो ये क्या हो गया, दोनों एक जैसी हैं। √5 + 2, √5 + 2। बच्चे जब आप एक्स की गुणा एक्स में करते हैं तो कितना आ जाता है? एक्स स्क्वायर। यानी कि जब आप एक जैसे दो नंबर की गुणा करते हैं तो आप उसका स्क्वायर लिख देते हैं। अब आप कहोगे सर बिल्कुल सेम टू सेम है कि √5 + 2 की गुणा हम लोग √5 + 2 में कर रहे हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं √5 + 2 का स्क्वायर अपॉन, सर ये लिखा हुआ है a - b, और सर गुणा हो रखे है ये a + b के साथ में। बच्चे आंसर कितना आएगा? a² - b²। यानी कि सर √5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। बच्चे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? सर सॉल्व करेंगे तो अभी ऊपर का नहीं लिख रहे, नीचे का लिख रहे हैं, √5 का स्क्वायर। बच्चे √5 के स्क्वायर का मतलब है √5 गुणा √5। बच्चे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? सर सॉल्व करने पे आ जाएगा 5। तो बच्चे हमने 5 लिख दिया। -2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे? 2 का स्क्वायर हो गया 2 × 2। बच्चे कितना हो गया? 4। तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया।
अब आप देखिए, आपने लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा। सर कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहे हैं बच्चे? हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने लिखा ए का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो गया? नीचे तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। √5 का स्क्वायर कितना हो गया? √5 का स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 इंटू √5 कितना हो गया? 4√5 हो गया। बच्चे 5 और 4 कितना हो गया हमारे पास में? 9 प्लस 4√5। नीचे आप एक लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए सामने, देखिए सभी बच्चे, अब देखिए हमारे पास में स्टार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग ये मत देखना है कि सर पेपर में कोई डायग्राम बना आएगा, पेपर में कोई डायग्राम बना नहीं आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। डायग्राम हम खुद बनाकर दिखाएंगे आपको कि एग्जाम में आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन लिखा आएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे ये चीज समझनी है आपको। सबसे पहले तो आप लोग प्लीज ध्यान देना कि इसका डायग्राम कैसे बनता है, क्योंकि पेपर में आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी कि सर ये रही धरती और इसके ऊपर एक मीनार जो कि सीधी खड़ी है। ठीक है, धरती के एक बिंदु से, यानी कि धरती पर एक बिंदु से, आपने इस धरती पर एक बिंदु P मान लिया, इस बिंदु P से जो मीनार के एक पात से 15 मीटर दूर है, यानी कि जो मीनार का ये जो फुट है बच्चे, यहां से कितनी दूर है? सर ये पॉइंट 15 मीटर दूर है। कितनी दूर है सर? ये पॉइंट जो है 15 मीटर दूर है यहाँ से। तो आपने इस पर टिक लगा लिया कि सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर दूर है। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ये बताइए भाई, एक हमारे पास में मीनार है जो कि सीधी खड़ी हुई है। ठीक है सर, इस मीनार के यहाँ फुट से यहाँ पर एक पॉइंट है P जो कि इससे 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि इस पॉइंट P से जब हम मीनार के टॉप को देखते हैं बच्चे, उन्नयन कोण कितना आता है? उन्नयन कोण हमारे पास में 60 डिग्री आता है। ये सर ये 60 डिग्री है। पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चे आपने मान लिया कि सर ये पॉइंट P था, तो इसको मान लेते Q और इसको मान लेते R। तो आपसे मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, यानी कि आपसे QR की वैल्यू पूछी गई कि बताइए QR की वैल्यू कितनी होगी। बच्चे डायग्राम बनाने में किसी को कोई डाउट? ये बताइए, किसी को कोई डाउट डायग्राम में? नो सर। एक बार क्या नाम है, माइक ओपन करके सभी बच्चे बताइए, क्या किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। ठीक है बच्चे, सामने देखिए, आपको एक हमेशा मानकर चलना है। क्या मानकर चलना है? कि सब जितने भी मीनार, पेड़, माउंटेन, पर्वत, जितनी भी चीजें होंगी सभी धरती के साथ में 90 डिग्री का कोण बना रही होंगी। अब क्या आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है? आप कहेंगे सर समकोण त्रिभुज कौन सा दिख रहा है? PQR। बच्चे आपको एंगल क्यू कितना दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है सर, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आप लोग एक चीज जानते हो कि सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड को तो हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये रही। सर 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये रही, और ये साइड कौन सी है सर? PQPR, ये कर्ण कहलाएगी। ठीक है सर, हमें देखिए कौन सा एंगल दे रखा है? सर हमें ये वाला एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल। और सर इस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? तो किसी भी कोण के सामने वाली साइड क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। हमसे लंब की वैल्यू पूछी जा रही है, और जबकि हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? जबकि हमें आधार की वैल्यू दे रखी है। बोलिए क्लियर सभी को? आप कहोगे सर हमें लंब की वैल्यू पूछी जा रही है जबकि हमें आधार की वैल्यू दे रखी है। तो लंब और आधार, आपने कहा सर सभी को याद होगा लाल बटेका का। अब बच्चे लंब और आधार तो tan में एक दूसरे के साथ है रिलेशन में। तो आपने कहा सर त्रिभुज PQR में देखिए जो एंगल क्यू है वो 90 डिग्री है,
तो आपने कहा देयरफॉर जो आपने कहा सर जो tan 60 डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा सर लंब यानी कि आर क्यू अपॉन आधार यानी कि पी क्यू के बराबर होगा। बोले इतना क्लियर सभी को। भाई जो tan थीटा होगा वो किसके बराबर होगा सर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, लंब कौन है आर क्यू है, आधार कौन है पी क्यू है। बच्चे सभी का मान भर दीजिए। tan 60 की वैल्यू आज ही याद कराई थी कि सब tan 60 का मान होता है √3 याद कर लेना। आर क्यू हम लोगों को निकालना है क्योंकि हमें हाइट निकालनी है। पी क्यू हम लोगों को पता है ये 15 है। बच्चे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 15√3। बच्चे मीटर में थी तो ये भी किस में आ जाएगी मीटर में आ जाएगी। बोलिए इतना क्लियर सभी को। बोलिए बच्चे इतना क्लियर हो सभी को। आर क्यू 15√3 मीटर यानी कि जो हाइट है वो 15 गुणा √3 मीटर है। बोलिए क्लियर हो गया सभी को। किसी बच्चे को कोई डाउट। बच्चे किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। चलिए सामने देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से फिर हम लोग। देखिए बच्चे एक क्वेश्चन ये है एग्जांपल नंबर 6, इसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। इसको भी हम कट करके लेके चलते हैं आगे और वहां बनाते हैं अपनी तरफ से डायग्राम। देखिए क्या है एक पेड़। देखिए इस वर्ड का मतलब समझ जाना सर। इसका मतलब है कि वो सीधा खड़ा है। सर ये रही जमीन और इस जमीन के ऊपर एक पेड़ सीधा खड़ा है, ये रहा पेड़। इतना क्लियर सभी को। पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर है यानी कि सर पेड़ को मान लीजिए अगर ये पेड़ हमारा पी और क्यू है तो सर इस पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर। ठीक है सर। तथा धरती से धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का यानी कि धरती पर आपने एक बिंदु लिया। सर ये रहा बिंदु, हमने आर बिंदु ले लिया। इस बिंदु से तथा धरती के एक बिंदु से पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण सर ये रहा इसका उन्नयन कोण, ये कितना है 45 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है कि पेड़ की उस बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है आर से ये पेड़ कितनी दूरी पर है। यानी कि इस बार सर ये तो फिक्स है कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, आपको पता ही है, आपको बता दिया गया था। सर हमें देखिए एंगल तो दे रखा है 45 डिग्री, एंगल के सामने वाली साइड दे रखी है यानी कि हमें लंब दे रखी है। आधार हमसे पूछा जा रहा है तो आपने कहा सर इन ट्रायंगल पी क्यू आर। बच्चे जो एंगल क्यू है वो 90 डिग्री है। आपने लगा दिया देयरफॉर tan 45 डिग्री। बच्चे tan कितना होता है आप जानते हैं लंब यानी कि लाल बटे कका होता है यानी कि लंब बटे आधार। बच्चे लंब कौन है पी क्यू है, आधार कौन है आर क्यू है। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। पी क्यू कितना है 60 है। आर क्यू आप लोगों से पूछा गया है। बच्चे सॉल्व करोगे तो आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई सर 60। ये मीटर में थी तो बच्चे ये भी किस में आ जाएगी मीटर में आ जाएगी। बोले इतना क्लियर सभी को। उस पॉइंट से पेड़ 60 मीटर की दूरी पर। बोले क्लियर सभी को। यस सर। ठीक है अगर इतना क्लियर है सभी को तो बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस तो नेक्स्ट क्लास के अंदर। बट आप लोग हमें एक चीज बताओगे, पूछे आप लोगों से क्योंकि कुछ बच्चे क्लास छोड़कर चले जा चुके हैं। तो आप हमें ये बताइए जरा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से माइक ओपन करके बताइए। √3 √3। वेरी गुड √3 होती है। बच्चे tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 वेरी गुड 1/√3 होता है। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 1। आप लोग हमेशा एक चीज याद रखना, ये वैल्यूज तो आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होनी चाहिए, ये सभी को अच्छे से याद होनी चाहिए। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे आप सभी को कि मान लीजिए हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा। मान लीजिए पी है, ये क्यू है, ये आर है। क्या आपको लग रहा है कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री के सर। सामने वाली। हाँ बच्चे बोलिए। सर ये 10/30 की जो वो थी ना 1/2 थी। बिल्कुल भी नहीं थी बच्चे। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अगर कहीं पर आपने 1/2 लिखी हुई देखी है
तो आप हमें बता सकते हो। देखिए 60 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने कितनी इस्तेमाल की थी, तो ये रही, हम लोगों ने इस्तेमाल की थी √3। बच्चे फिक्स होती है, आपको टेबल भी दिखाया था ना हमने, तो ये रहा। 10-30 की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान से देखना। 10-30 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा कहाँ चला गया, ये रहा। 10-30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। क्लियर सभी को, बोले क्लियर। यस सर। ठीक है बच्चे, ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, तो बच्चे आप अपना डाउट